हेलो एवरीवन, मेरा नाम मृत्युंजय कुमार है और मैं एक्स रेजोनाइट हूँ। तो आज हमारे बीच में आरकेवी सर हैं, जो फाउंडर, मैनेजिंग डायरेक्टर, एकेडमिक हेड, सीनियर फैकल्टी फिजिक्स रेजोनेंस कोटा है। अगर हम रेजोनेंस की बात करें तो रेजोनेंस ने सबसे ज्यादा सिलेक्शंस दे रखा है जेईई मेन में, और इवन हमने 360 में से 360 का जो कीर्तिमान स्थापित किया वो आज इतिहास है। इस टाइम में बच्चों के मन में काफी ख्याल रहता है कि किस तरीके से ज्यादा टाइम में हम मैक्सिमम आउटपुट निकाल सके। तो सर का एक्सपीरियंस से हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से हम कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ला सके। हम लोग जब पढ़ते हैं तो काफी सारे थ्योरीज होते हैं, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कई बार 2-3 कॉपीज भर जाती है। तो जब हम एग्जाम में जाते हैं तो हमें क्रिस्प एंड शॉर्ट में चाहिए होता है कि बस उसको पढ़ें और बस हमारा ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आए। तो उसको हम कैसे मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं? मृत्युंजय, बात सही है कि बच्चे जब तैयारी करते हैं, कोई 1 साल की तैयारी करता है, कोई 2 साल की तैयारी करता है ना, और कोई तीसरे साल भी तैयारी करता है, तो बच्चों के पास में जो नोट्स हैं 11th और 12th क्लास का जो सिलेबस भी है, लगभग तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों मिला के करीब 100 चैप्टर्स होते हैं। और इन 100 चैप्टर को ऑब्वियसली अगर बच्चा लिखेगा, नोट्स भी लिखेगा, तो नोट्स में काफ़ी सारी चीज़ें होती है, थ्योरी भी होती है, सोल्ड एग्जाम्पल्स भी होते हैं, टीचर क्वेश्चंस भी कराते हैं। तो एक एक सब्जेक्ट में ही काफ़ी सारे रजिस्टर भर जाते हैं, तीनों सब्जेक्ट मिला के तो बहुत सारे रजिस्टर भर जाते हैं। और इसके अलावा उनके खुद के द्वारा किए गए सवाल होते हैं जो शीट के होते हैं या डीपीपी के होते हैं। तो इतना सारा उनके पास मैटर इकट्ठा हो जाता है कि उस पूरी चीज़ को इन 10 दिनों के अंदर वो रिवाइज कर ही नहीं सकता है। तो ऐसे टाइम पे काम आती है वो चीज़ें जो उसने 2 साल में शॉर्ट नोट्स बनाए होते हैं या फॉर्मूला की लिस्ट बनाई होती है या अपनी कॉपी में अंडरलाइन किया होता है, तो वो चीज़ें काम आती है। अब जिन बच्चों ने ये सब काम किए हैं वो तो उनके पास तो रेडीमेड है कि भाई मुझे ये चीज़ें क्रिस्प तरीके से मैंने ये इंपॉर्टेंट लगा रखा है। इवन शीट डीपीपी के सवाल में भी वो इंपॉर्टेंट लगा देता है और उनको वो रिवाइज कर सकता है। तो ऐसे बच्चे तो बिल्कुल सेफ जोन में है कि उनके पास है कि उनको क्या रिवाइज करना है। लेकिन जो बच्चे उन्हें ये सब काम नहीं किए हैं उनकी स्थिति थोड़ी ख़राब रहती है, वही थोड़े टेंशन में चलते हैं। और इसीलिए उन बच्चों के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि उनको अभी भी उनके पास टाइम है 10 दिन का। ये 10 दिन का टाइम वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उनको फॉर्मूला पे स्पेशल विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। हर सब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो याद रखनी पड़ती हैं, याद करनी पड़ती हैं, और उन चीज़ों को अगर हम बार बार नहीं दोहराएंगे तो वो भूल जाते हैं। और एग्ज़ाम के टाइम पे हमें बहुत कम समय मिलता है। 3 घंटे के अंदर हमें इतने सारे क्वेश्चन करने होते हैं कि एवरेज 2 मिनट के आसपास हमको पर क्वेश्चन मिलता है। तो 2 मिनट के अंदर उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें फॉर्मूला भी तुरंत याद आना चाहिए। कोई अगर स्टेटमेंट है तो वो तुरंत याद आना चाहिए। तो कोई भी चीज़ जो याद करी हुई है वो तुरंत याद आनी चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि इन 10 दिनों में ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स करने के बजाय उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें जो याद करने वाली एक्चुअल में। और याद करने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए बच्चों को। कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि यार याद करना शर्म की बात है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ये आपकी बहुत ज़्यादा स्पीड एग्जाम के अंदर बढ़ा देती है। तो जो मुख्य चीज़ें हैं उनको बार बार रिवाइज करें और लिख लिख के याद करें। तो सर इस बीच में दूसरा जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग क्वेश्चन होता है, जो डिमांडिंग क्वेरी होती है, क्योंकि कोई क्वेश्चन अगर मान लो मैथ का कोई क्वेश्चन है, वो अगर मुझे नहीं आता है, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, तब तो उतना फील नहीं होता है। लेकिन कई बार सिली मिस्टेक हो जाती है, कैलकुलेशन में जो एरर होती है। मैंने कोई क्वेश्चन बनाया, आता मुझे बनाना, बट उसमें जो मिस्टेक, सिली मिस्टेक होती है, तो वो ज्यादा फील करता है। तो सर हम एरर को कैसे, कम से कम एरर कैसे करें जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करें? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बच्चे को वो क्वेश्चन सोल्व करना आता है लेकिन उसमें एरर हो जाती है, और इस वजह से बच्चे की जो मेहनत है उस पर एक तरह से पानी फिर जाता है कि भाई आई हुई चीज़ अपने हाथ से निकल गई। इसको अवॉइड करने का एक ही तरीका है, वो है हम उस क्वेश्चन पे पूरी तरह से एकाग्रचित्त होकर उसको सोल्व करें, पूरा फोकस उस पर रखें, कंसंट्रेशन रखें। जब उस सवाल को सोल्व कर रहे हैं तो इधर उधर का बिल्कुल नहीं सोचें। और ख़ास तौर से कैलकुलेशन मिस्टेक्स ज़्यादा होती है बच्चों से, तो उस कैलकुलेशन मिस्टेक को अवॉइड करने का एक ही तरीका होता है कि जब हम सवाल सोल्व कर रहे हैं एग्ज़ाम के अंदर तो फोकस पूरा उसी पे रहना चाहिए और कागज़ में सोल्व करें। जो भी रफ कागज़ अपन को मिलता है सोल्व करने के लिए उसमें सोल्व करें, ऐसे हवा में उसको सोल्व नहीं करें। क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हमारा दो तरह से माइंड काम करता है। एक, हम लिख रहे हैं और उसको बोलते जाओ, लिखते समय बोलता भी रहना है। तो क्या होगा कि अगर लिखने में और बोलने में कहीं पे डिफरेंस आ रहा है तो अपने आप गलती पकड़ में आती है। कई बार हम
लिखने में माइंड कुछ और सोच रहा है, लिख कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, तो इन तीनों चीज़ों में सिंक्रोनाइजेशन बैठेगा। लेकिन बोलना उस तरह से नहीं कि पास वाले को वो सुनाई दे, अपने को मन में ही बोलना है कि भाई दिस इनटू दिस इज इक्वल टू दिस। तो वो कहीं भी अगर एरर आ रही होगी ना, तो वो डबल चेकिंग हो जाएगी हमारे लिखने और पढ़ने में। तो इस तरीके से एरर्स को अवॉइड कर सकते हैं। और अभी जो 10 दिन का टाइम है, इसमें रोजाना कुछ कुछ क्वेश्चन भी सोल्व करें और प्रैक्टिस करें कैलकुलेशन की, ताकि हम वहाँ पे बिल्कुल उसको अवॉइड कर सकें। बट फोकस इज द मेन की। सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो सबसे ज़्यादा की टू सक्सेस होता है। और टाइम मैनेजमेंट के लिए जैसे हमारे रेजोनेंस में डीपीपीज में टाइमर डाला होता है, और हमारे जो फैकल्टीज़ होते हैं हमेशा सजेस्ट कर रहे होते हैं कि टाइमर दे करके ही पेपर करना चाहिए। तो सर ये जो 10-15 दिन है उसमें आप क्या बच्चों को सजेस्ट करोगे कि पेपर उन्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए, पेपर देना चाहिए और एनालाइज रोज के रोज करना चाहिए, या किस तरीके से मैक्सिमम आउटपुट इसका? ओके, तो मृत्युंजय, इस क्वेश्चन में दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि क्या पेपर रोज देना चाहिए, दूसरी बात ये कि क्या रोज एनालिसिस करना चाहिए उसका। तो मेरा इसमें ये कहना रहेगा कि भाई देखो, एनालिसिस वगैरह के काम तो पिछले 2 सालों में हो गए जितना होना था। अभी तो खाली 2 चीज़ों पे फोकस करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ, स्पीड को अटेंड कर पाएँ और एरर्स को मिनिमाइज़ करें। तो डेफिनेटली एक रिदम बनाने के लिए बच्चे को रोजाना प्रैक्टिस पेपर करना चाहिए। और मैं इसमें यह भी कहूँगा कि कोई नया पेपर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नए पेपर में कुछ ऐसे उटपटांग क्वेश्चन हो सकते हैं जो उसके कॉन्फिडेंस को डगमगाएं। जो क्वेश्चन पेपर पहले करे हुए हैं उन्हीं क्वेश्चन पेपर को कर सकते हैं। और पिछले कुछ सालों में जेईई मेन के इतने सारे पेपर हुए हैं कि किसी भी पेपर को रैंडमली उठा के उसको एज इट इज सोल्व कर लो, तो आपको एकदम रियल एक्सपीरियंस मिलेगा। और टाइम बाउंड होकर के उसको करना चाहिए डेफिनेटली। तो बच्चे को दोनों चीज़ों का पता लगता है कि वो अभी भी कितनी एरर कर रहा है, और रोजाना उसको सुधार करे, और कितना उसका स्पीड में उसको सुधार करने की आवश्यकता है। तो पेपर डेली करना चाहिए। और डेली भी जो स्टैंडर्ड स्लॉट्स हैं जेईई मेन के, जो भी स्लॉट्स होते हैं जैसे 9 से 12 या 2 से 5, जो भी स्लॉट्स होते हैं उन स्लॉट्स के अंदर ही वो करे, क्योंकि अल्टीमेटली उसी स्लॉट में उसको उस टाइम पे एग्जाम देना पड़ेगा। तो पेपर डेफिनेटली उसको अटेम्प्ट करने चाहिए जो उसके पास पहले से अवेलेबल है, या फिर जेईई मेन का जो ऑलरेडी पिछले सालों में हो चुका है उनमें से। सर तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरीके से आगे के 10-15 दिन तक हमारी प्लानिंग या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बट कई बार क्या होता है कि हम 2 साल 3 साल तक पूरा मेहनत करते हैं, बट उसका जो मेन फल होता है वो हमारे 3 घंटे में टेस्ट होता है। तो सर उस दिन किस तरीके से अपना टेम्परामेंट जो ना वो कूल रखना होता है ताकि हम मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2 साल की जो मेहनत है वो 3 घंटे के अंदर टेस्ट हो रही है। और इसलिए बच्चे के अंदर एक्साइटमेंट भी होता है कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, और थोड़ा चिंताएं भी रहती है। तो बेस्ट करने का तरीका एक ही है कि एक तो एक्साइटमेंट नहीं हो और चिंता में भी नहीं जाए। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सरल आते हैं तो भी ये नहीं सोचें कि अरे अब तो मैं ये फोड़ दूंगा, क्योंकि कई बार सरल चीज़ों में ज़्यादा गलतियाँ होती है। तो उसको देख करके एक्साइट नहीं हो। कठिन है क्वेश्चंस तो उसको देख के चिंता में भी नहीं पड़े, क्योंकि सबके लिए कठिन है, तो सभी लोग दे रहे हैं उस क्वेश्चन को। तो अपने अंदर एक बैलेंस बना के रखें, दिमाग को शांत रखें, कूल रखें, उछल कूद नहीं मचाएं। और ये सिर्फ 3 घंटे में नहीं होगा, उस एग्जाम वाले दिन के 24 घंटे पहले से ही, और मैं तो कहूँगा कि अभी से ही अपना टेम्परामेंट उस तरह का डेवलप करके रखें। कोई फ्रस्ट्रेशन शो नहीं करना है, कोई चीज़ नहीं आती तो उसकी टेंशन नहीं करनी है ना, कोई गुस्सा नहीं करना है। पेपर के अंदर खास तौर से जब एक्चुअल पेपर देते हैं तो पेपर सेटर जो होता है उसमें कई तरह के अड़ंगे उसके अंदर लगाने की कोशिश करता है। उसके अंदर वो स्पीड ब्रेकर बनाते हैं क्वेश्चन के अंदर कि बच्चा परेशान हो, है ना, वो किसी भी तरह से परेशान कर सकते हैं। तो कभी भी कोई क्वेश्चन अगर परेशान करने वाला हो तो उसको जल्दी से आगे निकल करके दूसरे क्वेश्चन अपने को करने चाहिए। लेकिन किसी भी हालात में अपना आपा नहीं खोएं, गुस्सा नहीं करें, फ्रस्ट्रेशन नहीं करें, चिंता नहीं रखें अपने अंदर, कूल रहें। और 3 घंटे के अंदर आउटपुट तभी आप सबसे ज़्यादा निकाल सकते हो जब आप सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करोगे, लेकिन बीच में जिसको रिजेक्ट करना है उसको रिजेक्ट कर दो, जिसको सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट कर दो। सर तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि मोटिवेशन जो होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। 10-15 दिन तक, अभी 10-15 दिन और बचे हैं, इन बीच में हम लोग रोज प्रैक्टिस करेंगे। कई बार हमारा मन करेगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा, मन करेगा नहीं करना है। तो ये जो मोटिवेशन है, या हम अपने दोस्तों से बात कर रहे होते हैं, पेरेंट्स से, रिलेटिव, सबको पूछ रहे होते हैं पढ़ाई कैसी है, तैयारी कैसी है, तो इस बीच में किस तरीके से हम खुद को मोटिवेट कैसे रख सकते हैं? तो ये क्वेश्चन है।
देखो, मोटिवेटेड तो रखना ज़रूरी है ही, और मोटिवेटेड रहने के पीछे जो सबसे बड़ा सोर्स होता है वो होता है अपना गोल। अगर आपको अपना गोल तक पहुंचना है, आपका टारगेट क्लियर है कि यार मुझे तो जेई मेन में ये पर्टिकुलर रैंक लानी है ना, तो उस रैंक के हिसाब से हमें वो रैंक हमें अपने आप मोटिवेटेड रखेगी, वो हमें डायरेक्शनल रखेगी, वो हमें इधर उधर जाने नहीं देगी। अब चाहे पेरेंट मतलब किसी का भी फ़ोन आए, फ़ोन होगा तो फ़ोन तो आएंगे ही, लेकिन ये आपको कंट्रोल रखना है कि भाई आपको फ़ोन जवाब देना है नहीं देना है। बेस्ट तरीका ये कि फ़ोन को ऑफ रखें तो बहुत अच्छा है। एक टाइम फिक्स कर लो कि भाई मुझे, अगर कोई बच्चा अपने घर पे रह रहा है तो फ़ोन बंद करके रखो 24 घंटे, और अगर बाहर रह के पढ़ाई कर रहा है तो उस केस में बच्चे को घर पे अपने माता पिता को, भाई बहन को बता के रखना है कि भाई मैं इतने टाइम से इतने टाइम तक ही आपसे बात करूंगा, बाकी टाइम मेरा फ़ोन बंद रहेगा। बंद रखना ही बेस्ट है, और बंद रखने से दिमाग बहुत शांत भी रहेगा और डिस्टर्बेंस से बचेंगे, और वो अपने गोल की तरफ अपने को ज़्यादा अट्रैक्टेड रखेगा, जो मोटिवेटेड तो रखेगा, अपना टाइम भी सेव करेगा। तो दीज आर दी बेस्ट सॉल्यूशंस। सर कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे होते हैं ना, वो आईआईटी, उनका टारगेट ही आईआईटी होता है, जेई एडवांस होता है, तो उनके मन में ये रहता है कि मुझे जेई एडवांस जाना है, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे जो सिर्फ और सिर्फ फोकस है जेई एडवांस के लिए? अब जो बच्चे जेई एडवांस के लिए फोकस्ड है कि यार मुझे तो मेरा जेई एडवांस ही मेरा टारगेट है, जेई मेन तो रास्ते में एक स्क्रीनिंग आ गया तो इसको मुझे पार करना है, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। कई बार जेई एडवांस के लिए जो अच्छा बच्चा होता है ना, वो जेई मेन को उतना सीरियसली नहीं लेता है, लेकिन हाँ, क्योंकि जेई एडवांस के लिए अच्छा बच्चा है तो जेई मेन उसके लिए कोई बड़ा टारगेट भी नहीं है। लेकिन हमें अलर्ट रहना चाहिए और सावधानी ये रखनी चाहिए कि भाई हम जेई एडवांस के लिए अगर अच्छे हैं ना, तो हम जेई मेन को जान करके बेकार नहीं करें, जानबूझ करके उसको हल्का नहीं करें। ठीक है, आप अच्छे बच्चे हो तो आप जेई मेन क्वालिफाई कर जाओगे जेई एडवांस के लिए, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि जेई मेन में अगर हम अच्छा करेंगे, अच्छी रैंक आएगी, तो हमारा जेई एडवांस के लिए भी बूस्टअप होगा, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जेई मेन में अगर अच्छी रैंक है तो ये इससे जो रैंक प्राप्त होगी उससे एक अच्छा एनआईटी मिलेगा, और वो अपने लिए एक अल्टरनेट का काम करेगा। अगर बाई चांस किसी भी वजह से जेई एडवांस बिगड़ता है, किसी भी कारण से उसमें अच्छा नहीं कर पाते, तो यू विल हैव अ गुड अल्टरनेटिव। तो इसलिए जेई मेन को भी उतना ही सीरियसली लेना है जितना जेई एडवांस को बच्चे को लेना है। इसी सीरीज में से नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि रेजोनेंस किस तरीके से हमारा जो रैंक होता है वो जेई मेन के बाद जब हम जेई एडवांस की प्रिपरेशन करते हैं तो किस तरीके से मददगार साबित होता है, या जो हमारे प्रीवियस हिस्ट्री है हम लोग किस तरीके से रैंक बूस्ट करते हैं एडवांस के लिए? देखो, एडवांस के लिए ऑनेस्टली बात तो ये है कि कोई 2-4 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में एडवांस का आप एक अचानक से कोई रैंक बूस्ट नहीं कर सकते। काम तो 1 साल या 2 साल की मेहनत ही आती है जो आपने कंसिस्टेंटली की है, लेकिन हाँ, लास्ट के जो 1-1.5 महीने का, 2 महीने का टाइम होता है, जेई मेन से जेई एडवांस के बीच का जो समय होता है, इस समय में चीज़ों की अच्छी पॉलिश हो जाती है, उनको चमका दिया जाता है, और जिन बच्चों की कुछ कमियां रही हैं उन कमियों को भी पूरा किया जा सकता है 2 महीने में, 2 महीने या 6 वीक जो भी टाइम मिलता है। और रेजोनेंस के बच्चों के लिए और दूसरे बच्चों के लिए भी विशेष तैयारी कराता है। जो रेजोनेंस के बच्चे हैं उनके लिए 6 वीक का जितना भी टाइम मिलता है उस टाइम के हिसाब से एक बहुत सुपर फास्ट रिवीजन प्रोग्राम होता है, बहुत कंडेंस्ड रिवीजन प्रोग्राम होता है, जिसमें प्रॉब्लम्स के थ्रू और टेस्ट के माध्यम से बच्चों को रिवाइज किया जाता है, कराया जाता है, और उसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डीपीपीस के माध्यम से और टेस्ट के माध्यम से जिन कंसेप्ट के क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती है उन चीज़ों को उसमें कराया जाता है, और उससे बच्चों को बहुत फ़ायदा होता है। जो 2 साल में बच्चे छोटी छोटी कमियां अपने अंदर रख लेते हैं, जो चीज़ें उनकी पूरी नहीं हो चुकी होती हैं वो उनको पूरी भी करते हैं, और ये जो नई तो नहीं लेकिन कई सवाल बच्चों को देते हैं जिसकी उनकी ब्रेन स्ट्रोक एक अच्छे से उनका एक तरह से और डेवलपमेंट होता है। तो ये अपने बच्चों के लिए है, जो बाहर के बच्चे हैं उनके लिए हम एक क्रैश कोर्स भी चलाते हैं, और उससे बच्चों को बहुत फ़ायदा होता है। वो पूरी एकदम पॉलिशिंग हो जाती है, और कुछ जो छोटे चीज़ें उनके कुछ कंसेप्ट में क्लैरिटी की कमी रहती है वो इन सवालों के माध्यम से हो जाती है। हम दोबारा से पढ़ाते नहीं बच्चों को, लेकिन क्वेश्चंस के माध्यम से करते हैं। नए बच्चों को तो एक ब्रशअप कर देते हैं कि भाई आधे घंटे 1 घंटे में जल्दी हमने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को रिवाइज करा दिया, लेकिन ज़्यादा फोकस जो होता है ना वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ही रहता है। सर तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें सर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो कट ऑफ होता है। 1 मार्क्स जो सब लाना है अगर आपको उसमें शॉर्ट लिस्ट होना है,
तो सर जेई मेन में जो क्लियर कट ऑफ का एक तो क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और उस कट ऑफ को हम किस तरीके से ग्रास्प कर सकते हैं विद इन 1 आवर की 1 आवर के 3 घंटे का पेपर हम 1 घंटे में कट ऑफ को एक कितना जल्दी क्लियर कर सकते हैं? तो कट ऑफ एक्चुअली ये जो एग्जाम है जेई मेन और जेई एडवांस, इनके कट ऑफ कोई बहुत परसेंट की बात करें, मार्क्स की टर्म्स में बात करें तो मार्क्स की टर्म्स में अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनके कट ऑफ को बहुत हाई नहीं होते हैं। जैसे जेई मेन में अभी परसेंटाइल के हिसाब से बच्चों का सिलेक्शन होता है और जनरल कैटेगरी में लगभग 89 परसेंटाइल वाला बच्चा उसमें क्वालिफाई कर जाता है। लेकिन इस परसेंटाइल से बच्चों को इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता है। बच्चे को तो ये भाषा समझ में आती है कि सर मेरा 300 नंबर का एग्जाम होगा तो मेरे कितने मार्क्स आने चाहिए, मैं कितने मार्क्स लेके आऊँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो मोटे तौर पर जनरल कैटेगरी में, मैं जेई मेन की बात बता रहा हूँ, लगभग 30% के आसपास बच्चे के मार्क्स होते हैं, 30% के लगभग, तो वो जेई मेन से एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाता है। ओबीसी कैटेगरी में लगभग 22-23% मार्क्स के आसपास में वो जेई मेन से एडवांस में क्वालिफाई कर जाता है। SC ST के बच्चे होते हैं तो लगभग 15 से 18% के बीच में मार्क्स होते हैं, तो वो जेई मेन से एडवांस में क्वालिफाई कर जाते हैं। तो ये एकदम बॉटम है कि भाई इससे ऊपर वाले जो बच्चे होंगे ना वही जेई मेन से एडवांस में क्वालिफाई करेंगे। लेकिन मैं यहाँ सजेशन दूंगा कि बच्चों को केवल कट ऑफ पे ध्यान नहीं देना है, अच्छी परसेंटेज लाएंगे तो अच्छे कॉलेज मिलेंगे, है ना। दूसरी बात एडवांस के लिए है, तो एडवांस का कट ऑफ भी बहुत कम ही जाता है। वैसे ऑफिशियल कट ऑफ आईआईटी ने घोषित कर रखा है कि भाई जिन बच्चों के 35% मार्क्स से ऊपर मार्क्स होंगे, ये मैं जनरल कैटेगरी के लिए बोल रहा हूँ, वो एडवांस में काउंसलिंग के लिए एक तरह से क्वालिफाई करके कि वो आईआईटी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। 35% जनरल कैटेगरी, 31.5% है ओबीसी का और 35 का आधा यानी कि 17.5 है SC ST के बच्चों के लिए। तो ये कट ऑफ है तीनों सब्जेक्ट के टोटल मिला करके। और इंडिविजुअल सब्जेक्ट का भी कट ऑफ होता है। कई बच्चों को शायद ये पता नहीं होगा कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट का भी कट ऑफ होता है, हर एक सब्जेक्ट का होता है। फिजिक्स का कट ऑफ, मैथ्स का कट ऑफ, केमिस्ट्री का कट ऑफ, तो इसके कट ऑफ होते हैं 10% ऑफ द सब्जेक्ट। तो फिजिक्स का जितने भी मार्क्स का पेपर होगा उसका 10% उस सब्जेक्ट का कट ऑफ होगा। अगर आपका ये कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ इंडिविजुअल सब्जेक्ट में, तो फिर आपके भले टोटल कितने भी हों, आप कट ऑफ की उस क्वालिफाइंग की लिस्ट में आएंगे ही नहीं जो काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई करते हैं। लेकिन पिछले सालों में देखा गया कि पेपर टफ होते हैं और इतना मार्क्स भी बच्चे नहीं ला पाते हैं, तो गवर्नमेंट ने कई बार जो है इसके कट ऑफ को रिड्यूस भी किया है। तो कट ऑफ कम ज़्यादा होते रहते हैं, लेकिन अपन ये बात देखें कि सिर्फ काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई नहीं करना है, सिर्फ आईआईटी के रिजल्ट के सिलेक्शन की लिस्ट में नहीं आना है, क्योंकि सिलेक्शन की लिस्ट वाले हर बच्चे को सीट नहीं मिलती है। सीट मिलने के लिए तो और भी ऊपर रैंक लानी होती है। तो मैं सीट के हिसाब से बताता हूँ, लगभग 40% मार्क्स जनरल कैटेगरी में बच्चे के होते हैं, तो वो बच्चा करीब करीब किसी न किसी आईआईटी में उसको किसी न किसी कोर्स में सीट मिल जाती है। तो सेफ जो कोर्स जो बाउंड्री है ना सीट मिलने के लिए, वो है लगभग 40%। तो आईआईटी के टेस्ट में अगर आप 40% ला रहे हैं जनरल कैटेगरी में, तो ये है। बाकी फिर जो अलग अलग कैटेगरीज हैं उसमें ये परसेंटेज ऑब्वियसली कम होता जाता है। जैसे ओबीसी की बात करेंगे तो लगभग 30-32% के आसपास मार्क्स होते हैं, तो करीब करीब वो 32-33% मार्क्स वाला बच्चे को सीट मिल जाती है। SC ST कैटेगरी में होते हैं तो करीब 20-22% वाले बच्चों को सीट मिल जाती है। तो ये आइडिया है। लेकिन अगेन अगर आप इससे ऊपर लाएंगे तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छी रैंक मिलेगी, अच्छी ब्रांच मिलेगी, पर ये बॉटम लाइन है। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैसे तो आपने सारे हमने पॉइंट्स कवर कर ही रखा है, but at the last what should be the final strategy that one should plan for scoring the good or best marks in the JEE mains? जो उसका बेस्ट है वो कैसे? देखो, बेस्ट परफॉर्म करने के लिए बहुत सारी चीज़ें एक साथ काम करती है। आपकी पास्ट की तैयारी कैसी रही, आपने ये जो टाइम बचा इसमें रिवीजन कैसे किया, आपको जो भी गाइडेंस कहीं से भी मिला, आपके टीचर से मिला, आपके संस्थान के डायरेक्टर लोगों से मिला, आपने कहीं से भी जो भी चीज़ें सीखी हैं उनको आप कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं और अपने आप का टेम्परामेंट कैसा रख पाते हैं। तो जो अभी मृत्युंजय आपने जो क्वेश्चन पूछे ऊपर से लेकर नीचे तक, ये सारे क्वेश्चन ही एक्चुअली इस क्वेश्चन का जवाब है। इस पूरी चीज़ को आप ध्यान से देखें और इसको अपने इम्प्लीमेंट करें तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा करके निकल करके आएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस थे और मैं अपने जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो भी और भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बस यही बोलूँगा लास्ट में कि अपने को आजमाइए पहले, अपने को जान पाइए पहले
कि अपने को आजमाइए पहले, अपने को जान पाइए पहले। जमाने को अगर फतेह करना है तो खुद पे फतेह पाइए पहले। और हालात के कदमों पर, कि हालात के कदमों पर कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी सितारा तो जमीन पर नहीं गिरता। और मिलते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, कि मिलते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं मिलता। तो हम सबको बस यही समंदर बनकर एक लहर लानी है, और जो ये जेईई मेन है उसमें कीर्तिमान स्थापित करना है, और रेजोनेंस का या जो भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो उसका नाम रोशन करना है। धन्यवाद सभी।